Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, this is Sayyid Mohammad Hamad and welcome back to my channel Chemistry with Sir Hamad. आज हम विटामिन्स और न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस करेंगे। विटामिन्स का बैकग्राउंड थोड़ा सा समझते हैं। विटामिन्स जो है वो वर्ड किसने बताया? फंक नाम के एक साइंटिस्ट ने उन्होंने बताया। इन्होंने डिस्कवर भी किया था B1 थायमाइन को। उसके अलावा विटामिन्स जो है 1912 में एक्चुअल में वर्ड जो है वो डिस्कवर हुआ। किसके थ्रू जो है वो डिस्कवर हुए विटामिन्स? हॉपकिंस। किस ईयर में? 1912 में। अब विटामिन्स की डेफिनेशन क्या बनती है? विटामिन्स की डेफिनेशन ये बनती है कि रिक्वायरमेंट है ये हमारी डाइट में, रिक्वायरमेंट इन डाइट टू कैरी बायोलॉजिकल फंक्शन। हमारे बायोलॉजिकल फंक्शंस को जो है परस्यू करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है ये डाइट में। एंड फॉर मेंटेनेंस ऑफ ग्रोथ मीन्स दैट के मेंटेनेंस में काम आता है ग्रोथ के। उसके अलावा विटामिन जो है ना वो हमें एक्सटर्नली डाइट में शामिल करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी इसे साइंथिसाइज कर लेगी, अपने आप बना लेगी और इसको जो है मेंटेनेंस के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर लेगी। ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? कैन नॉट साइंथिसाइज इन बॉडी। बॉडी में साइंथिसाइज नहीं होता। तो हाँ बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ, बट सेकंड लाइन में आप कहेंगे सर ये क्या बात है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब कि एक के वाला फैक्टर जो है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। आपने एक बात सुन रखी है कि सूरज से विटामिन डी मिलता है, ऐसा कुछ सुन रखा है ना? तो बेसिकली है क्या, सूरज से जो रेज होती हैं वो जब स्किन से टकराती हैं तो हमारी बॉडी प्रोसेस करती है, उस प्रोसेस के थ्रू तो वो विटामिन डी को सिंथेसाइज कर लेती है। तो हाँ एक एक्सेप्शन है, लेकिन कहा जाता है कि विटामिन जो है वो डाइट में शामिल हमें करने पड़ते हैं, वो ह्यूमन बॉडी खुद से नहीं बना सकती सिवाय विटामिन डी के, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। अच्छा नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ विटामिन। विटामिन की टाइप नाम से ही समझ आ जाएगा आपको। एक विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल है, एक विटामिन है जो फैट सॉल्युबल है। तो आपको बात समझ में आ रही है कि फैट सॉल्युबल विटामिन जो होगा वो फैट्स में सॉल्युबल होगा, जो वाटर सॉल्युबल होगा वो वाटर में सॉल्युबल होगा। और अब इसी को हम थोड़ा सा वन स्टेप फॉरवर्ड डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है वाटर सॉल्युबल विटामिन और यहाँ लिखा हुआ है फैट सॉल्युबल विटामिन। एक एक करके दोनों हम जो है डिटेल में पढ़ रहे हैं। अच्छा, वाटर सॉल्युबल विटामिन नाम से ही समझ आ रहा है हमें, किस में सॉल्युबल होगा? वाटर में सॉल्युबल होगा। तो हमने लिख दिया सॉल्युबल इन H2O, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है। वाटर सॉल्युबल विटामिन को कहां से हासिल किया जा सकता है? ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट्स मींस दैट के ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं इनको फ्रूट से हासिल किया जा सकता है। नेक्स्ट, इस वाली बात को जरा समझिएगा। हमने कहा कि ऐसे विटामिन है जो वाटर में सॉल्युबल है। नेक्स्ट हम कह रहे हैं नॉट स्टोर्ड, मतलब कि ऐसा नहीं है कि बॉडी में बहुत देर तक स्टोर रहेंगे और हमें नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसा क्यों है इस बात को जरा समझते हैं। तो यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाई है। डायग्राम मैंने किसकी बनाई है? ब्लड की बनाने की कोशिश की है। रेड कलर से मैंने ब्लड का पार्ट शो किया है और ब्लड में एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं प्लाज्मा, जिसे कहते हैं वाटर पार्ट ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड में एक वाटर पार्ट होता है। तो वो विटामिन जो वाटर सॉल्युबल हैं वो ब्लड के वाटर पार्ट जो होता है उसमें सॉल्युबल हो जाते हैं। जब सॉल्युबल हो जाते हैं तो वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं किडनी तक। जब किडनी तक इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं देन फिर किडनी तक पहुंच जाते हैं, तो किडनी इनको इजीली एक्सक्रीट कर देती है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल थे इसीलिए ये इजीली डिसॉल्व हो गए, इजीली डिसॉल्व हो गए इसीलिए इसे किडनी इजीली एक्सक्रीट कर देती है। अगर हम बहुत ग्रेटर अमाउंट में ऐसा विटामिन को इनटेक कर लें जो वाटर सॉल्युबल है तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों प्रॉब्लम नहीं होती? क्योंकि किडनी से इजीली एक्सक्रीट कर देती है। तो यहाँ लिखा हुआ है नॉट टॉक्सिक, जहरीले नहीं है, नुकसानदेह नहीं है। इन ये एरो ऊपर की तरफ बनाने का मतलब है लार्ज अमाउंट, मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में अगर हमने इन्हें इनटेक कर लिया तो हमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं पहुंचाएंगे। क्यों नहीं पहुंचाएंगे? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है। ये ब्लड के वाटर पार्ट प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाएंगे और किडनी इन्हें एक्सक्रीट कर देगी। अच्छा, एक निमोनिक है। निमोनिक का मतलब क्या होता है? निमोनिक आसान लफ्जों में ऐसे समझ सकते हैं कि हमने कोई एक टर्मिनोलॉजी अपनी खुद की बना ली, उसके थ्रू हम किसी साइंटिफिक चीज को याद कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक वर्ड आपने सुन रखा है व्हाइट ब्लड सेल, सुन रखा है ना? ये इसका और विटामिन का कोई ताल्लुक नहीं है। बस यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ WB&C ये तीन अल्फाबेट्स जो है हमने निकाल लिए। नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ W से आ गया वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल कौन कौन से विटामिन होंगे? विटामिन B एंड विटामिन C। अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाएं, भूल जाएं, आपके जहन से निकल जाए कि वाटर सॉल्युबल कौन कौन से विटामिन थे, तो आपको एक वर्ड तो याद रख सकता है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल से आपको W याद रखना है, वाटर सॉल्युबल।
विटामिन बी एंड सी, ब्लड सेल से आपको बी सी याद रखना है, बट आसान लफ्जों में इस तरीके से याद हो सकता है। अच्छा भाई, ये तो हमने बात कर ली वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में। अब बात करने जा रहे हैं फैट सॉल्युबल विटामिन। तो जाहिर है, सिंपल सी बात है, जो फैट में सॉल्युबल होंगे उन विटामिन की डिस्कशन कर रहे हैं, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो हम कह रहे हैं भाई, ये सॉल्युबल होते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जितने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें ये इजीली सॉल्युबल होंगे। बेंजीन हो सकता है, एसीटोन हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, क्लोरोफॉर्म हो सकता है, ये सब हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो सकते हैं। इन्हें हासिल कैसे करते हैं? इन्हें हासिल किया जाता है सोर्स लिपिड्स, लिपिड्स के थ्रू इन्हें हासिल किया जाता है। नेक्स्ट एक वर्ड लिखा हुआ है स्टोर्ड, मतलब ये ह्यूमन बॉडी में स्टोर्ड होकर रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं स्टोर होके? हमने जैसे पढ़ा था कि ब्लड का एक पार्ट होता है वाटर सॉल्युबल। अगर ये विटामिन वाटर सॉल्युबल होते तो उसमें डिसॉल्व हो जाते, बट ये उसमें डिसॉल्व नहीं होते, इसीलिए वहां ये रह जाते हैं, स्टोर्ड होकर रह जाते हैं। अगर हम इन्हें ग्रेटर अमाउंट में इंटेक करें तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, नुकसानदेह होंगे। क्यों? क्योंकि किडनी इन्हें एक्सक्रीट नहीं कर पा रही, क्योंकि ये इजीली डिसॉल्व नहीं हो रहे, क्योंकि इनकी नेचर पोलर नहीं है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल नहीं है, ये पार्ट्स फैट सॉल्युबल है, इसीलिए ब्लड के वाटर पार्ट में डिसॉल्व नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हमें नुकसान पहुंच सकता है। तो यहाँ लिखा हुआ है सॉल्युबल इन वाटर नहीं है, किडनी एक्सक्रीट इन्हें इजीली नहीं कर सकती, इसलिए मैंने क्रॉस बना दिया। नेक्स्ट मैंने लिखा है टॉक्सिक इन लार्ज अमाउंट। ग्रेटर अमाउंट में अगर हम इंटेक कर लें विटामिन को, बहुत ज्यादा अमाउंट्स में इंटेक कर लें, तो हमें प्रॉब्लम क्या होगी? हमें प्रॉब्लम ये होगी कि विटामिन ए अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं, मतलब जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाती है उसकी, तो हेडेक कॉज होगा, सरदर्द। नेक्स्ट विटामिन डी, विटामिन डी अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में ले लें तो विटामिन डी ज्यादा लेने की वजह से हमें बोन पेन स्टार्ट होगा। बोन पेन क्यों स्टार्ट होगा? क्योंकि हमारी कुछ बोन्स होती हैं जो सॉफ्ट बोन होती हैं। सॉफ्ट बोन का नाम क्या होता है? कार्टिलेज उनका नाम होता है। अगर विटामिन डी की ज्यादा क्वांटिटी इंटेक करें तो सॉफ्ट बोन हार्ड बोन में कन्वर्ट होती है और फिर हमें दर्द शुरू हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है बोन पेन। नेक्स्ट विटामिन के, अगर ये ज्यादा क्वांटिटी में ले लें तो हमारे लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी में प्रॉब्लम होती है। विटामिन ई ज्यादा ले लें तो भी हमें हेडेक होता है। नेक्स्ट, ये सब हमने क्या पढ़ा? इन सब की एफिशिएंसी के बारे में। अगर फैट सॉल्युबल विटामिन हम जरूरत से ज्यादा ले लें, क्योंकि वो ब्लड में सॉल्युबल नहीं होते, क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, इस वजह से अगर वो लार्ज अमाउंट में बॉडी में रहे तो स्टोर रहते हैं देर तक, जिससे हमें ये नुकसान हो सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे डेफिशिएंसी के बारे में। अगर विटामिन की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। नेक्स्ट डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ना है। अभी हमने ये पढ़ा कि एफिशिएंसी होने की वजह से, मतलब इस विटामिन को ज्यादा क्वांटिटी में लेने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि इन विटामिन की अगर बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही होती है। तो इस बात को जरा समझते हैं स्टार्ट से। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से। बी कॉम्प्लेक्स में कुछ विटामिन आ जाते हैं, जैसे मैंने कुछ लिख रखे हैं और भी हैं, B1 थायामाइन, B2 राइबोफ्लाविन, B3 नायासिन, ये कुछ है। B1 थायामाइन की अगर कमी हो जाती है तो एक प्रॉब्लम कॉज होती है जिसे बेरिबेरी कहते हैं। वो क्या करता है? नर्वस सिस्टम, N.S मैंने लिखा हुआ है, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट B2 राइबोफ्लाविन, अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारी स्किन पर, हमारी टंग पर और लिप्स पर हमें इन्फ्लामेशन नजर आती है। हमारी बॉडी इन्फ्लामेशन जो है वो रिस्पॉन्स करती है, रेडनेस हो जाती है, दर्द होना शुरू हो जाता है और स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब सूजना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट B3 नायासाइन, ये भी एक हमारा विटामिन है। अगर बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो बर्निंग ऑफ आई, मतलब हमारी आंखें जलने लगती है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। अच्छा, अगर किसी को ये सब प्रॉब्लम हो रही है और हम चाह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम उसकी दूर हो जाए, तो उसे क्या चीज इस्तेमाल करनी चाहिए? वीट, गंदम, एग, राइस, मिल्क, ये सब सोर्सेस हैं। अगर हम इनको इनटेक करेंगे तो हमारे इन विटामिन की जो कमी है वो इससे पूरी हो जाएगी और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये नहीं होंगी। नेक्स्ट विटामिन सी के बारे में बात करते हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड इसका एक और नाम कहलाता है। ये बात एमसीक्यूज में आ सकती है, तो इसको थोड़ा ठीक से याद कर लो। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, ये सिट्रिक फ्रूट्स जो होते हैं वो हमारे उसमें मौजूद होता है। अगर इसकी कमी हो जाए, इसकी कमी होने की वजह से बॉडी में क्या प्रॉब्लम होती है? स्कर्वी। स्कर्वी इस डिजीज का नाम है और इसका मतलब क्या है? ब्लीडिंग, ब्लीडिंग होती है, खून निकल रहा होता है, ठीक है।
टूथ फॉल मतलब दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, गम स्वेलिंग जो हमारे गम्स होते हैं उनसे स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, और जो हमारे वॉन्ड्स होते हैं, वॉन्ड मतलब जख्म, जो जख्म होते हैं, आपने एक बात देखी है कि हमें जैसे छोटी सी चोट लगती है वो फौरन ठीक होना शुरू हो जाती है, वहां पर एक क्लॉट बन जाती है। या फिर आपने जब कुर्बानी वगैरह होती है, गाय वाय कटती है, तो उस टाइम पे आपने देखा है जो गाय का खून होता है वो जमा होना शुरू हो जाता है एक साथ में ना, ठोस सा बनने से लग जाता है। तो वो ब्लड के अंदर एक क्वालिटी होती है कि अपने क्लॉटिंग्स बनाने की। बट अगर विटामिन सी की कमी होगी तो वो जो एबिलिटी होती है वो कमजोर हो जाती है, जिससे हमारे जख्म जो है वो जल्दी नहीं बढ़ते। मैंने यहाँ लिखा हुआ है वॉन्ड हीलिंग, जख्म का भरना कम हो जाता है, और नीचे जाने का मतलब है कि कम, बहुत मतलब कम हो जाएगा। ठीक से जो वॉन्ड्स होंगे हमारे वो ठीक नहीं हो पाएंगे अगर किसी की बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट विटामिन ए के बारे में बात करें। विटामिन ए की कमी जो है वो नाइट ब्लाइंडनेस की वजह बनती है। आपने एक बात सुन रखी होगी, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे रात में नजर नहीं आता, तो उसमें हंसने की जरूरत नहीं होती या मजाक बनाने की कि दिन में तो नजर आ रहा है, रात में क्यों नहीं आ रहा। वो एक प्रॉब्लम है, नॉर्मली भी हो सकती है, किसी भी इंसान को हो सकती है, जरूरी नहीं है कि जो एजेड हो उन्हें हो, किसी को भी हो सकती है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात में अंधा महसूस होता है इंसान को, अगर उसमें इस विटामिन की कमी है। इसको पूरा करने के लिए हमारे पास कौन सी सोर्सेज हैं? बटर, मिल्क, चीज, कैरोट, ये सब हमारे जो है सोर्सेज हैं, इसके थ्रू हम इनकी इस कमी को पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स, आपने निशान देखे होंगे, कुछ बच्चों वगैरह पे निशान पड़ जाते हैं, आपकी बुक में एक डायग्राम भी है, उसमें निशान पड़े हुए हैं बच्चे को, तो वो रिकेट्स कहलाते हैं। उन रिकेट्स क्यों प्रॉब्लम होती है? एक बात हमने पढ़ी थी कि सॉफ्ट बोन मौजूद होती है, कार्टिलेज। विटामिन डी की एफिशिएंसी की वजह से, ज्यादा होने की वजह से वो हार्ड हो जाती है, हार्ड होने की वजह से बोन पेन स्टार्ट हो जाता है। एक बात तो हमने ये पढ़ी थी। दूसरी हम ये पढ़ रहे हैं कि विटामिन डी की कमी की वजह से, अगर कमी होगी तो जो बोन्स हैं, जो हार्ड बोन्स हैं जिन्हें विटामिन चाहिए होता है हार्ड रहने के लिए, वो क्या होगा, वो बोन्स जो है हमारी सॉफ्ट हो जाएंगी। सॉफ्ट हो जाएंगी मतलब वीक हो जाएंगे, और फिर हमें बोन पेन स्टार्ट होगा। इसकी कमी कैसे पूरी कर सकते हैं? सनशाइन से इसकी कमी जो है वो पूरी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो बॉडी है वो एबिलिटी रखती है विटामिन डी को सिंथेसाइज करने की, अगर सनरेज स्किन पर टकराती हैं तो। नेक्स्ट, विटामिन ई स्टेरिलिटी की डिजीज कॉज होती है। स्टेरिलिटी का मतलब है जो ह्यूमंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो प्रोडक्शन करते हैं, उनके जो ऑफ स्प्रिंग जो है वो बनते हैं, वो बनने की एबिलिटी खत्म हो जाती है अगर विटामिन ई की कमी हो तो। और ये कमी कहाँ से पूरी कर सकते हैं हम? प्लांट प्लांट ऑयल जो होते हैं वो सोर्सेज के, उससे विटामिन ई की कमी पूरी हो सकती है। लास्ट में विटामिन के। विटामिन के जो डिजीज के वजह बनते हैं वो है हेमरेज। हेमरेज का आपने सुन रखा होगा नाम, ऐसे करके कि ब्रेन हेमरेज, इस तरीके से वर्ड सुन रखा होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो बात बताई थी, दोबारा मैं वो रिपीट करूंगा कि विटामिन के भी किसकी वजह बनते हैं? विटामिन के की अगर किसी की बॉडी में कमी हो जाती है तो प्रॉब्लम क्या होगी कि जो ब्लड होता है वो हमारा क्लॉटिंग करता है, क्लॉट कर लेता है, जिसकी वजह से जो वॉन्ड होता है, जो जख्म होता है वो भर जाता है। बट अगर विटामिन के की कमी होगी तो क्या प्रॉब्लम होगी कि वो क्लॉटिंग नहीं करेगा, उसकी एबिलिटी चली जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जख्म जल्दी नहीं भरेगा और क्लॉटिंग जो है वो नहीं होगी। इस कमी को हम कैसे पूरी कर सकते हैं? इसका सोर्स है ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स जो होते हैं वो इसका सोर्स है, इसके तरीके से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम से जान छुड़ा सकते हैं अपनी। अच्छा भाई, विटामिन्स मैंने वर्ड बताया था, आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। रिक्वायरमेंट होती है हमारी डाइट में जो हमें एक्सटर्नली लेनी पड़ती है, ठीक है, बायोलॉजिकल फंक्शंस को चलाने के लिए, ठीक है, और उसके अलावा जो हमारी ग्रोथ होती है उस ग्रोथ में की मेंटेनेंस के लिए विटामिन जरूरी होते हैं। नेक्स्ट हमने कहा था कि विटामिन 1912 में हॉपकिंस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनको डिस्कवर किया था। और विटामिन वर्ड जो है वो उसके बारे में किसने बताया था? उसके बारे में उन्होंने ही बताया था जिन्होंने B1 थायामाइन जो है वो डिस्कवर किया, उनका नाम है फंक। तो विटामिन का टॉपिक यहाँ तक क्लोज होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम न्यूक्लिक एसिड पढ़ रहे हैं, और मैं आपको ये वाली बात फिर से रिपीट करूंगा कि ह्यूमन बॉडी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो किस पे रिलाई करते हैं? कुछ बायोमोलिक्यूल्स पे। जैसे हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, इन सब के बारे में हमने डिस्कस करा। अब हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड को हम कह सकते हैं ये एक पॉलीमर है जो किस प्रोसेस के थ्रू बनता है? पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनता है। पॉलीमराइजेशन किन मॉलिक्यूल्स की होती है, किन मोनोमर्स की होती है? न्यूक्लियोटाइड की। तो आसान लफ्जों में मैंने यहाँ लिख रखा है कि ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। न्यूक्लिक एसिड फॉर्म्ड होता है, बनता है किसके थ्रू? बाय द पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें मोनोमर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और एक पॉलीमर बनाते हैं। ये प्रोसेस पॉलीमराइजेशन कहलाता है।
इसके थ्रू होता है। और किसकी पॉलीमराइजेशन होती है? इसके मोनोमर की। इसके मोनोमर का नाम क्या है? न्यूक्लियोटाइड। तो मैं आपको फिर से वही वाली बातें याद दिलाऊंगा कि आप इस दीवार को कंसिडर कर लें, ये एक न्यूक्लिक एसिड है। इसका मोनोमर क्या होगा? इसके मोनोमर का नाम स्पेशल क्या नाम है? न्यूक्लियोटाइड इसका नाम है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो एक मैक्रोमोलिक्यूल है। इसके मोनोमर का नाम न्यूक्लियोटाइड होता है। इस न्यूक्लिक एसिड में आपको कौन कौन से एलिमेंट देखने को मिलेंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये आपको देखने को मिलेंगे। अब लोकेशन की बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो होता कहाँ पर है। तो आसान लफ्जों में सेल के बारे में आपने सुन रखा है कि ह्यूमन बॉडी जो होती है वो सेल से मिलकर बनी होती है, सेल्स यूज होते हैं बनने में। तो अगर ये सेल है तो इसका न्यूक्लियाई होगा, इसका न्यूक्लियाई है, और जो सराउंडिंग की जो लोकेशन है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो नॉर्मली तो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियाई में पाया जाता है, बट कुछ न्यूक्लिक एसिड ऐसे भी हैं जो कहाँ पाए जा रहे हैं? साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो ये इसकी न्यूक्लिक एसिड की लोकेशन होती है। नेक्स्ट, इसकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो आपको काफी कुछ और क्लियर होगा, क्योंकि इसकी टाइप्स का नाम आपने पहले से सुन रखा है, जिनको कहते हैं डीएनए और आरएनए। आपने अगर सीआईडी देखा होगा, तो इंडिया का एक ड्रामा आता था, उसमें होता था ना कि जेनेटिक्स को पता लगा लेते थे हम, किसके थ्रू बोलते थे इसका डीएनए टेस्ट होगा। डीएनए टेस्ट को किससे करते थे? नील से कर लेते थे, हेयर से कर लेते थे, स्किन से कर लेते थे। तो इससे उन्हें पता चल जाता था कि ये इंसान है, जानवर है, या फिर कोई जो है पौधा होगा, वो होगा। ये सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं। अभी इसी के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो टाइप्स डीएनए, आरएनए, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड, इस तरीके से इसकी दो टाइप्स हैं। नेक्स्ट, न्यूक्लिक एसिड का काम क्या है? न्यूक्लिक एसिड का काम यह है कि जो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है वो पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रन तक पहुंचा दे। अब आपने देखा होगा कि आप जो होते हैं अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं थोड़े बहुत, ठीक है, क्योंकि जाहिर है फादर और मदर दोनों का डीएनए जो है वो इन्वॉल्व होता है, और देन फिर आपकी जो है वो प्रोडक्शन होती है। इसी वजह से जो आप हैं वो थोड़े बहुत दिखने में डिफरेंट भी होते हैं, बट काफ़ी चीज़ें आपकी जो होती हैं आपके फादर से रिलेट करती हैं। क्यों रिलेट करती हैं? क्योंकि जो उनकी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन थी वो आप तक पहुंची है, ठीक है। और ये काम कौन कर रहा होता है? न्यूक्लिक एसिड ये काम कर रहा होता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से उनके चिल्ड्रन तक, उनके ऑफस्प्रिंग तक, उनके इंडिविजुअल्स तक पहुंचा दे। अच्छा, और यही इसका कैरेक्टर है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ये आगे तक पहुंचाता है। नेक्स्ट, अब इसके मोनोमर को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे हमें समझ में आएगा। अच्छा, इसका मोनोमर ना बहुत ज्यादा आसान नहीं है। जो चीजें सिखाते जाऊं हाथ के हाथ, कोशिश करें उन्हें 4-5 बार पढ़ लें ताकि इजी रहे आपके लिए। तो न्यूक्लियोटाइड मोनोमर है न्यूक्लिक एसिड का पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का मतलब है, पेंट से आपको वर्ड याद आ रहा होगा 5, तो मैंने यहाँ पर पेंटागन बना दिया, जिसके 5 जो है वो कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं। इसको मैं कह रहा हूँ ये पेंटोज शुगर है। हर न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट करता होगा, कंपोज्ड होगा, जब उसमें एक पेंटोज शुगर मौजूद होगा। नेक्स्ट, फॉस्फेट ग्रुप, उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नाइट्रोजीनियस बेस, इसको समझिएगा जरा अच्छे से, और उसके साथ नाइट्रोजीनियस बेस मौजूद होगा। अब नाइट्रोजीनियस बेस को ना हमें थोड़ा सा डिटेल में समझना है, अगर हम इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो नाइट्रोजीनियस बेस को मेजरली 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। किसमें? प्यूरिन्स में और पैरामिडिन में। 2 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। अब इसके ग्रुप जो डिवाइड हुए उनकी कुछ क्लासिफिकेशंस भी हैं। उनकी क्या क्लासिफिकेशन है? प्यूरिन्स, एडेनिन और ग्वानिन इसमें आ जाता है। प्यूरिन्स में एडेनिन, ग्वानिन प्यूरिन्स में आ सकता है। और इस बात को आप याद कैसे कर सकते हैं? पहले वाली लाइन को मैं एक लाइन लिख रहा हूं, प्योर एज गोल्ड, ऐसे ही एक निमोनिक है। तो प्यूरिमीन, एडेनिन, ग्वानिन, इस तरीके से आपको ये याद हो सकता है, प्यूरिन, एडेनिन, ग्वानिन। नेक्स्ट ग्रुप है पैरामिडीन, उसमें आता है साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, ये 3 आ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको अपने जहन में रखने हैं, देन फिर हम आगे बात करते हैं। तो जैसे हमने सुना कि डीएनए होता है और आरएनए होता है, इनकी फॉर्म क्या है कंप्लीट? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब बात तो समझिएगा, हम जब डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे ना, तो डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने में हम जो नाइट्रोजीनियस बेस को डिस्कस करेंगे वो एडेनिन है, ग्वानिन है और साइटोसिन है। लास्ट वाली कौन सी है हमारी? लास्ट वाली हमारी थायामीन है। नेक्स्ट, आरएनए पे डिस्कस जब करेंगे हम स्ट्रक्चर, तो वहां पर जो हम नाइट्रोजीनियस बेस को डिस्कस करेंगे वो सेम है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन।
बस एक जो है वो रिप्लेस हो रही है, उसका नाम है यूरासिल। तो आपको ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है याद करना, आसानी से कर सकते हो। देखो, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमाइन, और थायमाइन को रिप्लेस करेगा कौन? यूरासिल आरएनए में। तो इजीली याद ये हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं हम। तो जे वॉटसन एंड एफ क्रिक, इन्होंने क्या किया था, 1953 में स्ट्रक्चर के बारे में बताया। किसके स्ट्रक्चर के बारे में? डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, कि कैसा दिखता है। तो इन्होंने कहा भाई ये स्ट्रक्चर दिखता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, इन्होंने कहा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो सिंगल स्प्रिंग को कह देते हैं, और डबल हेलिक्स मतलब के दो स्प्रिंग जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, जिस तरीके से मैंने बनाया। अभी उसमें मैं जाता हूँ, पहले जो बातें बता रहा हूँ वो समझो। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। वॉटसन एंड एफ क्रिक, जे वॉटसन एंड एफ क्रिक ने 1953 में इस स्ट्रक्चर का बताया। इस स्ट्रक्चर को इन्होंने कहा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। सिंगल हेलिक्स का मतलब होता है वन स्ट्रैंड, और डबल स्ट्रैंड अगर आ रहा है तो हम उसे कह रहे हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। अब आपने सीडी तो कभी ना कभी देख रखी है, जिसपे चढ़कर ऊपर जाते हैं ना। तो ये मैंने एक सीडी बना दी। उस सीडी का एक जो जो बाहर का पार्ट होगा, बाहर का पार्ट मैंने ब्लू कलर के मार्कर से बनाया है, उसको मैं कह रहा हूँ अपराइट पोर्शन। और जो अंदर का पार्ट है उसे मैं कह रहा हूँ रंग। ये दोनों इनके नाम है, ये ध्यान में रखें। रंग में मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर नाइट्रोजीनियस बेस मौजूद है, नाइट्रोजीनियस बेस हो। अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो अब जो बताने वाला हूँ वो भी आ जाएगी। तो यहाँ मैंने एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इसके जो बाहर का पार्ट है, तो ये ब्लू कलर का मार्कर से मैंने बनाया हुआ है, ये वाला जो पार्ट है, इसको मैं कह रहा हूँ कि ये अपराइट पोर्शन है। ये किससे मिलके बनता है? ये बनता है मिलकर किससे? डी ऑक्सी राइबोस शुगर और फॉस्फेट। हमने क्या पढ़ा न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? डीऑक्सी राइबोस शुगर। हमने पढ़ा पेंटोस शुगर होगा, ठीक है, फॉस्फेट होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा। तो हम कह रहे हैं जो स्ट्रक्चर के सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब बाहर वाली साइड जो है वो किससे मिलकर बनी है? डीऑक्सी राइबोस शुगर और फॉस्फेट से मिलकर ये बनेगी, ठीक है। और हमने कहा था ये अपराइट पोर्शन है, तो अभी भी हम ये कह रहे हैं भाई ये अपराइट पोर्शन है। नेक्स्ट, जो अंदर नाइट्रोजीनियस बेस है, वो नाइट्रोजीनियस बेस जो है उनको हम क्या कह रहे हैं? रंग कह रहे हैं। अब डीएनए की बात कर रहे हैं, तो डीएनए में कौन कौन सी नाइट्रोजीनियस बेस जो है वो मौजूद होंगी? तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमाइन, ये चार मौजूद होंगी। और इसी को मैंने आपको सिखाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने ब्लैक कलर के साथ लिखा हुआ है एडेनिन, ब्लू कलर के साथ लिखा हुआ है थायमाइन, ग्रीन कलर के साथ साइटोसिन, रेड कलर के साथ ग्वानिन। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो बेसिस है ना नाइट्रोजीनियस बेस अंदर, ये किस फॉर्म में होंगी? पेयर फॉर्म में। तो साइटोसिन हमेशा थायमाइन के साथ पेयर बनाएगी डीएनए के स्ट्रक्चर में, और एडेनिन जो है वो थायमाइन के साथ स्ट्रक्चर बनाएगी, सॉरी पेयर बनाएगी स्ट्रक्चर के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो मैंने पहले ब्लैक कलर बनाया, देन ब्लू कलर। ब्लैक और ब्लू कलर का मतलब है कि एडेनिन थायमाइन पेयर बनाए हुए। नेक्स्ट ग्रीन एंड रेड, तो साइटोसिन और ग्वानिन इस तरीके से पेयर बनाए हुए, देन सो ऑन इस तरीके से। और अब इसकी स्ट्रक्चर भी अगर मैं आपको बताऊं ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आपने क्लास 9 में पढ़ी होगी तो आपको याद होगी कि इनके स्ट्रक्चर्स में जो है ना हाइड्रोजन मौजूद होगा। तो इनके हाइड्रोजन मौजूद होने की वजह से जो इनका बीच वाला पार्ट है ना, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी। और यही डीएनए का टॉपिक था हमारा, तो आई थिंक ये खत्म होता है यहाँ पर। और अब आरएनए को डिस्कस करने वाले हैं हम। डीएनए क्या काम करता है? जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाता है, और प्रोटीन भी जनरेट करता है। तो वो कैसे जनरेट करता है इसको भी हम आगे डिस्कस करने हैं। न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप पढ़ रहे थे हम, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए हम पढ़ चुके हैं, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है एंड सो ऑन, नाइट्रोजीनियस बेसिस होती है उसमें। एक बेस को अगर रिप्लेस करते हैं तो वो सब नाइट्रोजीनियस बेस किस में मौजूद होती हैं? आरएनए में मौजूद होती हैं। आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इसको डिस्कस कर रहे हैं। आसान है, बहुत इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। तो न्यूक्लिक एसिड की दूसरी टाइप आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस कर रहे हैं। हमने कहा था कि तमाम न्यूक्लियोटाइड, जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं जो मोनोमर है न्यूक्लिक एसिड का, उसमें क्या क्या मौजूद होगा? उसमें पेंटोस शुगर मौजूद होगी। तो ये जो मैंने पेंटागन बनाया हुआ है, ये पेंटोस शुगर मौजूद है। नेक्स्ट हमने कहा था कि फॉस्फेट ग्रुप होगा, तो यहाँ PO4 आपको फॉस्फेट ग्रुप नजर आ रहा है। नेक्स्ट हमने कहा था कि नाइट्रोजीनियस बेस मौजूद होगी। अब नाइट्रोजीनियस बेस कौन कौन सी होगी देख लेते हैं उसे। ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, ये तीनों किसमें मौजूद होती हैं? डीएनए में भी मौजूद होती हैं।
बस वहाँ थायामीन मौजूद होता है और यहाँ पर यूरेसिल मौजूद है। तो ये सब नाइट्रोजीनियस बेस जो है वो मौजूद होंगी आरएनए के स्ट्रक्चर में। आरएनए के स्ट्रक्चर को हम सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, और सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेसिस से भी कनेक्ट हुई हुई है, ग्वानिन कनेक्ट हुई हुई है, साइटोसिन कनेक्ट हुई हुई है, नेक्स्ट साइटोसिन कनेक्ट हुई हुई है, ग्वानिन कनेक्ट हुई हुई है, एडेनिन कनेक्ट हुई हुई है और यूरेसिल कनेक्ट हुई हुई है, देन सो ऑन। अच्छा भाई, ये तो हमने आरएनए को पढ़ लिया कि किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है, कौन सी नाइट्रोजीनियस बेस वहां पर मौजूद होती है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं भाई फंक्शन क्या था डीएनए का। डीएनए का फंक्शन था कि पेरेंट्स के पास जो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होती है, उनके हेयर कैसे हैं, आई कलर कैसा है, लेग, हेड, जो भी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन होती है वो डीएनए क्या करता है, पेरेंट्स से उस जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को उनके बच्चों तक, उनके ऑफ स्प्रिंग तक और उनके इंडिविजुअल्स तक पहुंचा देता है। नेक्स्ट, डीएनए के बारे में थोड़ी सी और बात, वो ये कि परमानेंट स्टोरेज साइट फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। डीएनए परमानेंटली अपने अंदर स्टोर रखता है जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को। नेक्स्ट, इट ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर ऑल द सेल्स जेनेटिकल इंफॉर्मेशन। सेल्स जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको ये अपने अंदर न सिर्फ स्टोर रख सकता है बल्कि उसे ट्रांसफर भी करता है, ट्रांसपोर्ट भी करता है। नेक्स्ट, इट कन्वेज दीज इंस्ट्रक्शंस, ये इन इंस्ट्रक्शंस को कन्वे करता है ऑन हाउ टू बिल्ड सर्टेन प्रोटीन्स। जो प्रोटीन्स बिल्ड करने हैं वो किस तरीके से बिल्ड करने हैं, बाय द यूज ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को इस्तेमाल करते हुए प्रोटीन्स को कैसे आपने बिल्ड करना है, ये चीज के इंस्ट्रक्शंस कौन कन्वे करता है हमें, ये कन्वे करता है डीएनए फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक तमाम जो डीएनए ट्रांसफर हो जा रहा है वो काम क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि प्रोटीन को कैसे बिल्ड करना है, हाउ टू बिल्ड प्रोटीन बाय अमाइनो एसिड, ये चीज बता रहा होता है हमें डीएनए। नेक्स्ट, और इसी चीज को जनरेशन टू जनरेशन इस कन्वे करने को, इस इंस्ट्रक्शन देने को हम कह रहे हैं जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ। और इसी से पता चलता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो मैन है, ट्री है या बफेलो है, उस डीएनए के थ्रू हम पता लगा सकते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट, अब इंपॉर्टेंट बात और लास्ट बात, डीएनए क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। किसको प्रोड्यूस करता है, आरएनए को प्रोड्यूस करता है। और आरएनए क्या करता है, उस जेनेटिकल इंफॉर्मेशन को जो डीएनए ने आरएनए तक पहुंचाई उसे रिसीव करता है, रीड करता है, डिकोड करता है और इसके बाद क्या बनाता है, बिल्ड करता है न्यू प्रोटीन्स को। और डीएनए का बेसिकली काम ही यही है कि जेनेटिक्स में, जीन्स में अगर कोई प्रॉब्लम, कोई डिसऑर्डर मौजूद हो तो फिर उस चीज को देखा जाता है। डीएनए का बेसिकली काम ही ये उस डिसऑर्डर को देखना, क्योंकि अगर ये उस डिसऑर्डर को देखेगा, उसको चेकआउट कर लेगा, तो फिर आगे जो प्रॉब्लम्स होंगी, जो प्रोटीन्स होंगे वो भी ठीक से नहीं बनेंगे। क्योंकि जाहिर है अगर एक चीज के जीन्स में डिसऑर्डर मौजूद होगा तो उसके प्रोटीन्स भी नॉर्मल नहीं होंगे। इसी वजह से आपने सुन रखा होगा कि कुछ बीमारियां, कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो हमें जेनेटिकली मिली हुई होती है। लोगों को शुगर होती है तो उनसे पूछो कि क्यों है, तो वो ये कहते हैं कि ये हमें विरसे में मिली हुई है। ठीक है, तो विरसे में मिली हुई का मतलब यही होता है कि उनके जेनेटिक्स में मौजूद है। तो आई होप आपको दोनों बातें, दोनों टॉपिक समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच।